हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाला है एक्चुअली क्या है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग इनर्शिया जान चुके हैं, मोमेंटम और टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और गैलीलियो की बातें हम लोग और एरिस्टोटल की बातें हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग न्यूटन्स के जो लॉज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन ने ये लॉज कैसे दिए। उन्होंने क्या किया, जो गैलीलियो और एरिस्टोटल की बातें थी उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपने 3 फेमस लॉ दिए, इसमें जिसको हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। कोई भी आप किसी से बताइए मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूं तो पहला क्वेश्चन बताइए क्या पूछते हैं कि न्यूटन का लॉ बताइए। ठीक है, तो इस लॉ को क्या कीजिए, बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे आखिर ये लॉ क्या कहता है। ये एक्चुअली लॉ बहुत ही आसान है। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या मतलब हुआ, एक बॉडी है वो अपने स्टेट के मतलब अपने रेस्ट के स्टेट को क्या करता है, वो हमेशा रहना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। और यूनिफॉर्म मोशन, एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। और एक थर्ड लाइन है कहा, अलोंग स्ट्रेट लाइन। कहा जी, मोशन होगा लेकिन कहा, स्ट्रेट लाइन में। अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जब तक किसी बॉडी पे एक बाहर से एक्सटर्नली मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किस में रहता है, या तो रेस्ट में रहता है, या अगर मोशन कर रहा है तो कैसे, यूनिफॉर्म मोशन में, किधर, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। इसमें एक्चुअली 3 पार्ट है, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन करता रहेगा तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज करता है क्या, नहीं। वेलोसिटी चेंज करता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो तो रेस्ट में रहेगा, या जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। देखिए इसमें एक बात नहीं समझ में आती है, यूनिफॉर्म मोशन वाली बात, कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसे ऑब्जर्व कोई ऑब्जेक्ट मोशन में करता रहेगा। तो इसके लिए 2 कंसीडरेशन लेते हैं, कौन से, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए। 2 कंडीशन क्या रहते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है या क्या है जी, फ्रिक्शन, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को रिमूव करना है। मतलब क्या, इसको इग्नोर कर देना है कि ये नहीं है, तब ये पॉसिबल है। वरना तो हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, किसी भी गेंद को, किसी चीज को हम फेंकते हैं, कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है, न्यूटन ने कब ये बात बोला होगा, क्या ऑब्जर्व करके, कि एयर रेजिस्टेंस को आप क्या कर दीजिए, आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। आप अगर फ्रिक्शन लेस रहेगा, सरफेस कैसा रहे, स्मूथ रहे, तब ये बोला जाएगा कि जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। ये तो हो गया न्यूटन के पहले लॉ का स्टेटमेंट। इसमें 3 बातें याद रखिएगा। ये कौन सा, एक इस पे कौन सा फोर्स लगता है, अनबैलेंस फोर्स, याद रखिएगा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोर्स बोलते हैं, वो नहीं। इस पे कैसा, किसी भी बॉडी पे कैसा लगना चाहिए फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तब तक वो, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसके स्टेट को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसको, इस चीज को कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है कोई आदमी, और 10 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। इस पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब ना मूवमेंट आएगा। तो अगर रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन चेंज करना है, इन तीनों के लिए हमें कैसा फोर्स की जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही 2 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या, किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, उसका डेफिनेशन देता है। हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि फोर्स करता क्या है जी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसको रेस्ट में रहने देता है,
कोई मोशन, कोई हाँ रेस्ट में तो मतलब सॉरी रेस्ट में है तो उसको क्या करता है, मोशन में लाने की कोशिश करता है। मोशन में है तो क्या करता है, उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यही तो बात ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको डायरेक्शन चेंज करना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसके रेस्ट को स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। वही बात न्यूटन के पहले लॉ भी बता रहा है कि हमें कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। तो इस तरह से न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। अब इसके बाद जो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया, ये इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहां तक देखा जाए अनलेस से पहले तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसका डेफिनेशन है, ये डिफिनेशन किसका है, ये डिफिनेशन है इनर्शिया का। एक सेकंड, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है आप क्या देख रहे हैं कि ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए इस बात को हम समझते कैसे हैं, मान लीजिए कि ये अनलेस वर्ड है, ठीक है, ये अनलेस है, इससे पहले के जितने भी हम लाइन है इसको देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि a body continue to be a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line। यही तो इनर्शिया का डेफिनेशन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक और क्या उसी डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहता है, मतलब डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यही बात तो इनर्शिया का डेफिनेशन है। अगर हम अनलेस से पहले देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें इनर्शिया का डेफिनेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो न्यूटन का पहला लॉ है हमें तीन बातें सिखाता है। पहली बात यह है कि हमें फोर्स के बारे में क्या करता है, इसको डिफाइन करता है, और सेकंड बात क्या है, इनर्शिया को डिफाइन करता है, और ये एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। मतलब क्या, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये फोर्स को केवल डिफाइन करता है, क्वालिटेटिव। अब मैं आगे जब न्यूटन का सेकंड लॉ बताऊंगा वहां पे मैं क्या बताऊंगा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव, मतलब क्या, उसकी वैल्यू को बताएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फर्स्ट लॉ को, और उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं सेकंड लॉ की तरफ। देखिए ये लॉ थोड़ा सा टफ है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है, मेजर करता है किसको, फोर्स को। जो फर्स्ट लॉ क्या था, केवल डिफाइन करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स। देखिए कैसे, इसको हम लोग अभी कुछ देर में हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग फोर्स है ये आएगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग इसको अभी कुछ देर में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है, उसको मेजर करता है, और फर्स्ट लॉ क्या करता है, डिफाइन करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं किस पे, न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसके स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट, मैंने आपको बताया है जब कहीं भी रेट की बात होगी तो हम क्या करते हैं, अपॉन में टाइम करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या बोल रहा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चूंकि रेट ऑफ चेंज बोला है तो रेट के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोर्स। न्यूटन का जो फर्स्ट नहीं सेकेंड लॉ जो है वो यही बताता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स का होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए न्यूटन इस बात को कैसे सोचे होंगे, इसको देखिए। अब देखिए हुआ क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई डेड
या कोई भी कार हो या बाइक हो, उसकी बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, मतलब हम किक मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, की से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि उसको हम लोग धक्का लगाते हैं, धक्का से हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार तो ये मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, ये कार है, अभी इसका अभी क्या है, वेलोसिटी 0 है और कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इसको लगे पुश करने, तो बताइए जब पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे इस कार में, तो क्या होगा, इसमें इसका मोमेंटम क्या होगा, कुछ मान लीजिए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, और 1 मीटर पर सेकेंड हो गया और कुछ टाइम लगा इसमें, मान लीजिए कुछ टाइम इक्वल टू कुछ 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड नहीं मान लेते, कुछ और टाइम मान लेते हैं, 10 सेकेंड मान लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए, मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। बिना फोर्स के यहाँ पे देखिए मोमेंटम क्या है, गाड़ी रुकी हुई थी और यहीं पे फोर्स जब लगाए तो क्या है, उसकी मोमेंटम बढ़ी। तो न्यूटन ने इस कंक्लूजन में पहुंचे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम हमको अगर चेंज करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कि अगर हम जल्दी से अगर तेज फोर्स लगाएं तो क्या होगा, उसमें मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा। और अगर धीरे धीरे फोर्स लगाए, मान लीजिए यही अकेला आदमी फोर्स लगाए, तो क्या ये 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड तक जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। अगर यही 2 लोग 3 लोग लगाए तो क्या होगा, कार क्या होगा, तेजी से मूव करेगा। तो मतलब उसको उसके मूवमेंट तेजी से बढ़ने का मतलब क्या, इसमें मास है, इसका भी मास है और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है। जो चेंज इन मोमेंटम आया वो क्या है, वो जो चेंज इन मोमेंटम आया है इसमें कुछ ना कुछ क्या है चेंज, वो कहां से चेंज आया है, अप्लाइड फोर्स से। अगर फोर्स ज्यादा है तो क्या है, मोमेंटम चेंज जल्दी होगा, और फोर्स अगर क्या है कम लग रहा है तो क्या है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी चीजों से सोचकर उन्होंने क्या देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़े, टाइम लगाना पड़े। मतलब उसके चेंज में किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी चेंज करना है तो फोर्स क्या है, जल्दी लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इसी से उन्होंने क्या बता दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ। मैं फिर से बता दूं क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम अप्लाइड फोर्स ज्यादा कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं सब कुछ, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। 2 स्टेटमेंट है, दोनों को एकदम बिल्कुल एकदम देखिए न्यूटन के जो लॉ है ना, इसको एकदम याद रखना चाहिए एकदम क्लियरली। अब इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मतलब हम इसका F इक्वल टू एम अब क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इसी को फाइंड करने निकलते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई कार है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका इनिशियल स्पीड मान लेते हैं m है, इनिशियल मास m, मतलब मास तो चेंज नहीं होगा, मास m है, इनिशियल स्पीड u है। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ मास तो ही रहेगा, वेलोसिटी को u से v करना है, ठीक है, और यहां से यहां लाने में हम मान लेते हैं कि t टाइम लगा है, टाइम इक्वल टू t मान लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले मैं बात करूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए किसी भी चीज के चेंज क्या मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 100 रुपीज है, उसके बाद आपके पास 150 हो गए, इसका मतलब आप में कितने पैसे का चेंज आया, फाइनली आपके पास कितने रुपए हैं, 150 रुपीज। और उसके बाद पहले कितने थे, 100 रुपीज, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का। तो क्या आ गया, चेंज आ गया। वैसे ही पहले का मोमेंटम क्या था, m इंटू यू, बाद में मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी। तो चेंज कितने क्या आया, एम वी माइनस एम यू, ये क्या आया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ, देखिए मैं अब बात कर रहा हूं रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम,
तो जब कभी अगर हम रेट की बात करेंगे तो आप एकदम बिल्कुल याद रखिए, उसको क्या करना है, अपॉन में टाइम लेना है। ठीक है, क्या लेना है, टाइम। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट। और हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से यहां से v माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो m है, m और ये क्या है, किसके बराबर है, a, ये क्या है, m इंटू ए। तो यहां से क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, एम ए। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, एम इंटू वी माइनस यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्स के। और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी, ऐसा लिख सकते हैं। और जब कभी इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चूंकि एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। और जब कभी भी ध्यान रखिए एक चीज, ये हमेशा काम आएगा, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, इसको जब हम इक्वल बदलेंगे, इसके हम क्या कहते हैं, फोर्स इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इक्वल नहीं होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हमने यहाँ पे रेट निकाला है और उसके बाद यहां से सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया है, सेकेंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये चीज हो गया। और जब यहां से हटाएंगे एफ इक्वल टू, जब इसको देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी साइन में बदलेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होता है। और देखिए अब यहाँ पे जो k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू हम क्या लेते हैं 1, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इंटू ए। देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहां से ये पता चल रहा है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर इसको कोई बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और उसका एक्सेलरेशन पता हो, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। एक बात देखिए, अगर मैं एक बात कहूं, देखिए यहां पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या, v माइनस यू बाई टी। या अगर फोर्स मान ले, फोर्स इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स जीरो मान लेते हैं, फोर्स जीरो, तो क्या होगा, फोर्स को जीरो रखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, मास इंटू v माइनस यू बाई टी। तो अच्छा बताइए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स की बात करें तो उसका मास हम कंसीडर करेंगे तो मास जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, v माइनस यू अपॉन में टी जीरो है। इसका मतलब क्या है, v माइनस यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू यू। मतलब क्या हुआ जी, कि जब कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें, अगर इस पे फोर्स जीरो लग रहा है, फोर्स जैसे ही जीरो होगा तो क्या होगा, उसका u और v क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, हमें किसी बॉडी को उसके अगर स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करना है तब हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, अगर फोर्स जीरो है तो स्पीड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्चुअली वेलोसिटी क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ से हमें फोर्स का मेजर, मतलब फोर्स को
मेजर करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए अब मैं आप बताऊंगा आपको न्यूटन का थर्ड लॉ। ये देखिए बहुत बच्चे इसको केवल रट लेते हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसको बच्चे रटते हैं। देखिए क्या है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये क्या होता है जी, बच्चे सबको याद रहता है, एवरी एक्शन हैज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड क्या, अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है जी, जितने भी एक्शन है उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर किसी बॉडी पे अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी भी हमको क्या करता है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इसका मतलब तो नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। किसी बॉडी पे एक बॉडी अगर 5 फोर्स, ये ऐसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी के थ्रू क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये अगर इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसमें कितने 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोथ फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। कहां लगते हैं जी, डिफरेंट बॉडी पे। मतलब ये 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, 5 न्यूटन फोर्स से इस आदमी को उधर खींच रहा है। आप लोग, हम लोग क्या देखते हैं रियल लाइफ में, हम लोग कोई मान लीजिए किसी चीज को किससे लगा हुआ है, किसी चीज से बंधा हुआ है, रस्सी बांध कर खींच रहे हैं, अगर रस्सी ब्रेक करता है तो क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं, या दो लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं, ठीक है, तो जब हाथ छूटेगा तो दोनों लोग क्या गिरेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में गिरेंगे। क्यों, क्योंकि एक आदमी इधर खींच रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट खींच रहा है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दोनों डिफरेंट बॉडी में फोर्स लग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात सबसे जरूरी है, ये फोर्स जो है क्या है, डिफरेंट बॉडी पे लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इससे एक ही बॉडी में 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दें, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दें, तो दोनों बोथ फोर्स क्या करेंगे, बोथ फोर्स कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें क्या बात है, एक बॉडी पे अगर 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो जो दूसरा बॉडी है उस पर 5 न्यूटन किधर लगेगा, अपोजिट में लगेगा। ये बॉडी 1 होगा, ये बॉडी 2। इस तरीके से बात है कि जो केवल बच्चे क्या याद कर लेते हैं, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन एक्शन एंड जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन भी क्या है, फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, फोर्स है। ये कहां लगते हैं, याद रखने वाली बात क्या है, आई होप इसको याद रखेंगे आप। ये कहां लगते हैं, डिफरेंट बॉडी पे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अदरवाइज क्या करते हैं, मैं यहां पे बार बार क्या चिल्ला रहा हूं, देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी को फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, आपके अपोजिट में भी फोर्स लगाइए। जैसे मान लीजिए, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक मान लीजिए क्या है, व्हील वाला चेयर है, मैं यहां बैठकर मैं इस वॉल को धक्का दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे धक्का दूंगा तो बताइए मैं किधर जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं पीछे जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मैं वॉल को आगे पुश करना चाह रहा हूं और ये वॉल हमको पीछे पुश कर रहा है। तो यही चीज है। तो देखिए, हम इसको अगर धीरे से फोर्स लगा रहे हैं तो हम धीरे से पीछे जाएंगे, अगर तेज फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा पीछे तक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल फोर्स इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। कहने का मतलब कि अगर ज्यादा धक्का तेज लगाएंगे तब ज्यादा दूर पीछे जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पहिए में क्या, हमारे चेयर में क्या लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये इलस्ट्रेशन क्या बता रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जो फोर्स लग रहा है क्या है, इक्वल भी है। तेज लगा रहे हैं तो ज्यादा पीछे जा रहे हैं, और आराम से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, कम पीछे जाएंगे। और एक चीज और है कि हम अगर इसको बॉल को आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जो चेयर है क्या है, पीछे जा रहा है, मतलब क्या, अपोजिट। तो बॉल हमको किधर फोर्स लगा रहा है, अपोजिट, और हम इसको बॉल को इसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये लगा रहा है उसके अपोजिट में वो हमको लगा रहा है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। ये केवल रटने से नहीं होगा कि इक्वल एंड अपोजिट, केवल ये बच्चे रट लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट, नहीं। इक्वल होता है, बहुत अच्छी बात है, अपोजिट भी होता है, लेकिन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। ये जो एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। आई होप आपको ये सारे चीज मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, हम जो कुछ भी बताए हैं आपको सारी बातें समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।